Namaskar everyone, I am Anuja, your teacher. Today we are going to start a new chapter of class 9, History, the French Revolution Part 1. मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो जिससे मेरे सभी स्टूडेंट्स इजीली समझ पाएँ चैप्टर। और ये चैप्टर हम 9 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें पहला क्वेश्चन हम अपने आप से ये पूछेंगे कि हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना क्यों चाहिए, वाई वी शुड स्टडी अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अ क्वेश्चन माइट बी अराइज इन योर माइंड that we are living in India and in our junior classes also we have studied about the history of our country, how Britishers conquered us, how they ruled on us. उन्होंने 200 साल हम पर रूल किया, बट हमने जो उनके लिए रिवोल्ट किया, उनको यहाँ से भगाने के लिए, हमने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल किया, उसकी इंस्पिरेशन हमें कहाँ से मिली, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस समय ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे उससे पहले या उस समय दुनिया के बाकी देशों में क्या चल रहा था, दुनिया के बाकी देशों का इतिहास क्या था। वी शुड नो दैट व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ आवर कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, हमारी दुनिया के देशों में, बाकी देशों में क्या चल रहा था उस समय में, और हमें ये सीख, ये लेसन, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि हम अंग्रेज़ों से लड़ें और उनको अपने देश से भगाएं। सो वाई वी हैव टू स्टडी अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फर्स्ट, सोशल इनइक्वालिटी इन फ्रांस ड्यू टू द स्टेट सिस्टम दैट वी विल स्टडी। हम पढ़ेंगे आगे कि स्टेट सिस्टम क्या है और ये किस तरह से काम करता था फ्रांस में। दूसरा, टैक्स बर्डन ऑन द थर्ड स्टेट, किस तरह से वहाँ पर 3 वर्गों में, 3 पार्ट्स में, 3 कैटेगरीज़ में स्टेट्स डिवाइडेड थे और किस तरह से सारा टैक्स बर्डन थर्ड स्टेट पे था, सारा टैक्स थर्ड स्टेट के लोगों को पे करना पड़ता था। फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू द कॉस्टली वॉर्स, जब भी हमारे दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 या कोई भी वॉर हुई है, तो चाहे देश, कोई भी देश जीता हो या कोई हारा हो, सभी देशों को फाइनेंशियल क्राइसिस उठानी पड़ी है, पैसों की कमी, फाइनेंशियल इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। थर्ड रीज़न इज़ ड्रास्टिक वेदर एंड पुअर हार्वेस्ट इन द प्रीसीडिंग ईयर्स। जब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से वहाँ के लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ा था, किस तरह से वहाँ पर फसलें ख़राब हो गई थी, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी शुड नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आवर कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमने कहाँ से सीख ली और हमारे दुनिया में बाकी देशों में इतिहास कैसा था और हमने कहाँ से सीखा कि हमें भी आज़ादी चाहिए और हमें अपना खुद का देश चाहिए, आज़ाद देश चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. क्यों, क्या हुआ था उस दिन ऐसा? 14 जुलाई 1789 पेरिस, जो कि फ्रांस का कैपिटल है, वहाँ पर इमरजेंसी की कंडीशन थी। The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. तो ऐसा सुनने में आया लोगों के कि जो राजा है वहाँ का, डायनेस्टिक रूल था वहाँ पर, किंग का रूल था, और उसने अपनी सेना को ये आदेश दिया है, ऐसी अफवाह उड़ा दी गई थी कि उसने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो पूरी शहर में फैल जाएं और वहाँ के जितने नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनके ऊपर गोलियाँ चला दें। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. Militia is a French word, militia, it is pronounced militia, and it means कि ये सुनने के बाद, ये रूमर, ये अफवाह सुनने के बाद जो 7,000 औरत और आदमी, जो नागरिक थे वहाँ के, वो पेरिस के टाउन हॉल के सामने एक मिलिट्री के रूप में इकट्ठा हुए
और वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी जितनी भी वहाँ पर, सब में घुसे। किस सर्च में? दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स, हथियार ढूंढने के लिए वो सरकारी बिल्डिंग्स में घुसे कि उनको वहाँ पर हथियार मिले और वो राजा की सेना से लड़ सकें। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। उनमें से कुछ 100 लोग मार्च करते हुए शहर के ईस्टर्न पार्ट में गए और वहाँ के जो फोर्ट्रेस प्रिजन था, दे स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन, जो वहाँ का प्रिजन था जहाँ पर राजा कैदियों को रखता था, जिसको बेस्टाइल कहा जाता था। द बेस्टाइल किला, जहाँ पर ऐसा किला जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था, वेयर दे होप टू फाइंड द होर्डेड एम्यूनिशन, मीन कि वहाँ पर उनको उम्मीद थी उन नागरिकों को, जो कई 100 नागरिक वहाँ पर गए थे, कि वहाँ पर ज़रूर उस किले में जहाँ पर कैदी रखता था राजा, वहाँ पर उन्हें ज़रूर इकट्ठे किए हुए होर्डेड एम्यूनिशन मीन्स इकट्ठे किए हुए हथियार ज़रूर मिलेंगे। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, और ऑब्वियस सी बात है कि जब वो वहाँ जाएंगे उस किले में तो वहाँ पर जो राजा के जो सेना होगी वो उनसे लड़ेगी। तो आगे जब लड़ाई हुई उनकी सेना से, तो जो कमांडर था बेस्टाइल का उस किले का, उसको लोगों ने मार गिराया। और वहाँ पर जो कैदी थे, ज़्यादा कैदी नहीं थे, सिर्फ 7 थे, तो 7 कैदियों को, 7 कैदी जो थे उनको वहाँ से उन्होंने रिहा कर दिया। ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल। पेरिस के जितने नागरिक थे वो सब नफरत करते थे बेस्टाइल से, उस किले से। वो ऐसा क्यों करते थे? क्या नफरत थी उनको उससे? बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्यों? क्योंकि वो जो किला था वो दिखाता था कि जो राजा है वो कितना पावरफुल है। वो राजा के पावर के रूप में एक मेमोरी, एक सिंबल के रूप में वहाँ पे खड़ा था। सो द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोविनियर टू इट्स ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। तो उन लोगों ने क्या किया? नागरिकों ने उस किले को तहस नहस किया, तोड़ दिया और उसके पत्थर के टुकड़ों को एक यादगार के रूप में मार्केट में बेचा, बाज़ार में बेचा, कि जो लोग उस किले की तबाही को यादगार बनाकर अपने घर में रखना चाहते हैं एक मेमोरी के रूप में, वो उसे अपने पास रख सकें। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, दंगे फसाद, राइट्स मीन्स दंगे फसाद बढ़ते चले गए पेरिस में भी, और जो कंट्री साइड था, कंट्री साइड मीन्स जो वहाँ का विलेज एरिया था, वहाँ पर भी लोग रिवोल्ट करने लगे। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। वो लोग क्यों रिवोल्ट कर रहे थे? क्योंकि राजा ने जो है वहाँ पर खाने का, ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया था, और वो लोग क्यों बढ़े हुए प्राइस पे करें, इसलिए वो रिवोल्ट करते थे। Much later, when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. जब आज इतिहासकार या कुछ समय पहले इतिहासकार जब इन सारी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं या बताते हैं, तो उनको समझ में आता है कि ये जितने भी दंगे फसाद या जो घटना अभी हमने जो 14 जुलाई को घटी थी पेरिस में, ये सब शुरुआत थी। ये सब किस चीज़ की शुरुआत थी? ये शुरुआत थी कि किस तरह से फ्रांस के जो किंग थे उनको ख़त्म किया गया था, उनको मारा गया था, उनका एंड हुआ था, एक तरह से मोनार्कियल रूल का एंड हुआ था। और ये सारी घटनाएं इस चीज़ की शुरुआत थी। उस समय जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि इसका अंत क्या होगा, रिज़ल्ट इस तरह से सामने आएगा कि वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा या फ्रांस के राजा को मार दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें उस समय किसी को नहीं पता थी। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। किसी ने सोचा नहीं था कि ये रिज़ल्ट आएगा इसका। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, कैसे और क्यों और कब ये सारी चीज़ें हुई, हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू रीड ऑल
the minute point in this chapter further. तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का कि चीज़ें किस तरह से स्टार्ट हुई और कहाँ पर जाकर रुकी, पर इस बीच क्या क्या हुआ, वहाँ का सिस्टम क्या था फ्रांस का, चीज़ें किस तरह से फॉलो की जाती थी वहाँ पर और क्या क्या बदलाव आए समय के साथ, ये अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. So 1774 में 1774 में लुइस 16 जो बर्बन फैमिली के किंग थे, उन्होंने फ्रांस का थ्रोन जीत लिया था. At that time he was only 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. तो उस समय किंग सिर्फ 20 साल के थे और उन्होंने शादी की थी एक ऑस्ट्रियन राजकुमारी से जिनका नाम था मैरी एंटोनेट. अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी. उन्होंने फ्रांस की गद्दी जीत तो ली थी, वहाँ पर राजा भी बन गए थे, पर जब वो वहाँ राजा बने तो उन्होंने देखा कि वहाँ का खजाना, वहाँ की जो ट्रेजरी थी वो खाली हो चुकी है. कई सालों से जो वॉर चल रही थी उसने वहाँ का राजा का खजाना खाली कर दिया था. लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर एंड हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियली रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. फ्रांस की सारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज ख़त्म हो चुकी थी. एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोड ऑफ इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलीज. और इसके बाद क्योंकि वो राजा थे और पेरिस के जिस राजमहल में वो राज करने वाले थे, बीइंग अ किंग, द कॉस्ट वॉज वेरी हाई टू मेंटेनिंग दैट पैलेस. जो पैलेस था वर्सलीज का, उसका मेंटेनेंस का चार्ज बहुत ज़्यादा था, बहुत खर्चा था उसका. अंडर द लुइस 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन. उन सभी का एक दुश्मन था, वो था ब्रिटेन. और फ्रांस ने जो है स्पेशली बर्बन डायनेस्टी जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की हेल्प की थी इंडिपेंडेंस पाने में. द वॉर एडेड मोर देन $1 billion livres टू अ डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion livres. तो वॉर के बाद फ्रांस के ऊपर $2 billion livres का कर्जा चढ़ गया था, डेब्ट में था फ्रांस. एक तो खजाना खाली हो चुका था, दूसरा महल का मेंटेनेंस था जो पैलेस था वर्सलीज का, और दूसरा फ्रांस के ऊपर कर्ज था $2 billion livres का. लिवर्स वहाँ की करेंसी है. लेंडर्स हु गिव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स. तो जब किसी से लोन लिया जाता है तो उसके साथ जब हम उस लोन को पे बैक करते हैं तो हमें साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है. तो जिन्होंने लोन दिया था अब वो फ्रांस से और बर्बन डायनेस्टी के किंग से 10% इंटरेस्ट लेने लगे थे उस लोन पर. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन. तो अब फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी उनका आधे से ज़्यादा जो अमाउंट था खर्चे का वो सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में जाता था. लोन का इंटरेस्ट पे करने में उनके सारे पैसे खर्च होते थे. टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंस, जो उनका रेगुलर खर्चा था, सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी. एक राजा को अपनी आर्मी को मेंटेन करना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, अपने महल को, प्रजा को मेंटेन करना पड़ता है. रनिंग द गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड यूनिवर्सिटीज़, इनके खर्चे उठाने पड़ते हैं. द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस, और राजा को क्या करना पड़ा, अपनी प्रजा पर टैक्स बढ़ाना पड़ा. येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफाइज्ड, इतना काफ़ी नहीं था. फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स. अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वहाँ पर फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड थी अलग अलग कैटेगरीज में. एंड ओनली मेंबर ऑफ द 3rd स्टेट पेड टैक्सेस, और किस तरह से इन
3 सोसाइटीज़ में से सिर्फ 3rd सोसाइटी के मेंबर्स को टैक्स भरना पड़ता था, और इन सब के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. I hope that you all have understand till here, and if you have any doubt you can ask your question in the comment box. Thank you students.